दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा गुरु पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ में मिल रहे हैं। हिंदी में हम लोग जो वाक्यांश कर रहे थे उसी में आज उसका पार्ट 3 में हम लोग मिल रहे हैं और उस पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कौन से हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश शब्द हैं। तो देखते हैं। पहला शब्द है अथाह। क्या है? अथाह। तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पहले आप क्या करेंगे, जो छोटे अ वाले शब्द हैं तो सबसे पहले आप यह याद रखें कि जो छोटा अ होता है वो हमेशा अधिकांशतः वो न का या नकारात्मक सेंस में जो है यूज़ किया जाता है। जैसे इसमें क्या है, इस शब्द को हम देखेंगे समझेंगे। जैसे था, था होता है क्या, आप इसको शब्द को तोड़ेंगे, अ जोड़ था, अ प्लस था। था का शब्द होता है जिसका की गहराई का पता लगाया जा सके, और लेकिन अथाह जिसकी गहराई का पता न लगाया जा सके तो वो क्या होगा? अथाह। ऐसे ही आगे का विचार न करने वाला, तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। आगे का विचार न करने वाला यानी जो आगे का विचार करता है, सोच समझ के चलने वाला, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दूरदर्शी। क्या बोलते हैं? दूरदर्शी। और इसी तरीके से जो आगे का विचार नहीं करता है उसको हम लोग कहेंगे? अदूरदर्शी। अ जोड़ दूरदर्शी यानी अदूरदर्शी। अगला है जो आज तक से संबंध रखता है, यानी जो आज तक से संबंध रखता है उसको क्या कहेंगे? अद्यतन। क्या कहेंगे? अद्यतन यानी अप टू डेट। और अगला है आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, या इसको अगर ऐसे भी लैंग्वेज चेंज करता है कि आदेश जो एक निश्चित समय सीमा से जुड़ा हुआ हो, या ऐसा आदेश जो सरकार द्वारा कुछ निश्चित समय सीमा के द्वारा निकाला जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अध्यादेश। अध्यादेश। इज क्लियर? नेक्स्ट, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, क्या होगा? अधिकृत। अधिकार जिसने पर कर लिया होगा वो क्या होगा? अधिकृत। और वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी की गई वो कैसी सूचना होगी? अधिसूचना। इसको हम लोग समझने के लिए वह सूचना यानी रूट टर्म क्या हुआ? सूचना। लेकिन कहा कि सरकार की तरफ से जारी की गई तो उसके लिए अधि शब्द यूज़ करेंगे, तो अधिसूचना। और एक आप लोग याद रखेंगे, अधि शब्द अधिकांशतः जो शासकीय संदर्भों में मैं हमेशा की बात नहीं करता हूँ लेकिन अधिकांशतः प्रयोग होते हैं। जैसे अधिजोड़ आदेश, अध्यादेश। जब अध्यादेश को तोड़ेंगे तो क्या होगा? अधिजोड़ आदेश, अध्यादेश। ऐसे अधिसूचना, ठीक है, अधिनियम। तो ऐसे शब्द आते हैं तो उसमें अधिकांशतः शासकीय संबंध रहता है। अगला है विधायिका द्वारा स्वीकृत अधिनियम। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, अभी मैंने बताया अधिनियम। और यहाँ पर एक चीज़ आप जो है नॉलेज के लिए या कॉन्सेप्ट्स के लिए आप याद रखेंगे, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है, जो नियम होते हैं वो कौन बनाती है? सरकार। सरकार मतलब कैबिनेट उसको जो है पास करता है। किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए कैबिनेट उसको बनाता है तो वो जो है क्या होता है? नियम बन जाता है। लेकिन उसी नियम को जब एक्ट के रूप में हमको लागू करना है, या कोई भी दूसरा जो ऐसा नियम है जिसको एक्ट के रूप में लागू करना है, तो उसको कौन पास करेगा? उसको पास करेगी विधायिका, यानी सरकार प्लस, यानी जो सरकार है, ठीक है, कैबिनेट है, प्लस उसके अलावा शेष जो एमपीज़ हैं वो सब मिल करके जब पास करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? विधायिका। तो जब विधायिका द्वारा नियम स्वीकृत होता है तो क्या कहा जाता है? अधिनियम। अगला शब्द क्या है? बहुत कम बरसात होना। क्या है? इसको आप जो है इसका रूट टर्म क्या है तो पकड़ेंगे? वृष्टि। वृष्टि मतलब बरसात होना, ठीक है। बहुत कम टर्म दे दिया साथ में तो क्या होगा? अल्प वृष्टि। क्या जुड़ गया? अल्प साथ में जुड़ गया, अल्प जोड़ वृष्टि। इसके साथ में अगर टर्म ये दे देता है कि बिल्कुल ही बरसात न होना तो क्या हो जाएगी वहाँ पर?
अनावृष्टि, बिल्कुल बरसात ना होना या सूखा पड़ना तो अनावृष्टि होगा। ठीक है। अगले शब्द क्या हैं? अगले शब्द हैं इंद्रियों की पहुंच से बाहर। तो उसको क्या कहेंगे? उसके लिए दो शब्द हैं, एक अतीन्द्रिय या इंद्रियातीत। यानी यहाँ को मैंने आपको कई बार कहा है आप लोगों से कि शब्दों को पकड़ें, उसका तोड़ने की कोशिश करें, उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द उसमें से चुनें। क्योंकि जब तक आप शब्दों को नहीं तोड़ेंगे और तब तक आप हो सकता है एप्रोप्रिएट वर्ड तक न पहुंच सकें, तो इस वजह से शब्दों को तोड़ने की कोशिश करें आप लोग। तो यहाँ पर हम देखते हैं अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय दिया है, अतीन्द्रिय क्या होगा? अति जोड़ इंद्रिय, यानी जो इंद्रियों से में भी अति हो, यानी उससे भी बाहर हो। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? इंद्रिय। उसको क्या बोलेंगे? अतीन्द्रिय। या इसी को बोलेंगे इंद्रियातीत, यानी इंद्रिय का अतीत, यानी इंद्रियातीत। इंद्रिय जोड़ अतीत, यानी इंद्रिय की सीमा से बाहर है, जो इंद्रियातीत उसको बोलेंगे। ठीक है। जो इंद्रिय की सीमा से बाहर है या पहुंच से बाहर है या उसकी पकड़ से बाहर है। अगला शब्द है सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। जैसे कोई एक सीमा निर्धारित होती है, उसका जब हम लोग या कोई भी एक उल्लंघन करता है, ठीक है, जब कोई भी उस सीमा के यहाँ तक आता है मान लो, तो उसने क्या किया? उसका उल्लंघन किया। ठीक है। लेकिन जब इस सीमा को अनुचित तरीके से क्रॉस करके आगे बढ़ जाता है तो उसको बोलें अतिक्रमण। एक क्रमण हुआ, यानी इसकी ओर बढ़ना। क्रमण मतलब बढ़ना। लेकिन जब इसको लांघ जाएगा तब वो क्या कहा जाएगा? अतिक्रमण। तो इसी को क्या कहते हैं? इसको सीमा का अनुचित उल्लंघन। जब रूल के अकॉर्डिंग फॉलो न करके, रूल के अकॉर्डिंग न चल करके वो उसको क्रॉस करता है, किसी भी लाइन को, किसी लॉ को, किसी बाउंड्री को, तो वो क्या कहा जाता है? अतिक्रमण। इसको इंग्लिश में इसके लिए टर्म है इंक्रोचमेंट। ओके। अगला वर्ड है जो बीत गया। सिंपल सा वर्ड है, सभी लोग जान रहे होंगे। बीत गया उसको क्या कहेंगे? अतीत। तो आगे देखते हैं। आगे दोस्तों अगला शब्द है धरती और आकाश के बीच का स्थान। धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या है? अंतरिक्ष। आप लोग सब जान रहे होंगे। जैसे ये अगर जो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे उन्होंने कि ये अर्थ है, ठीक है, और एक ऐसा एरिया यहाँ पर धरती से कुछ दूरी पर, कई सौ किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ पर क्या है, इसके बाहर का जो ग्रेविटी पावर है इसका पृथ्वी का काम नहीं करता है। ठीक है। तो उस एरिया को धरती और बाहर बाहर वाला एरिया क्या है? ये आकाश है। या तो इसके बीच का जो एरिया है जहाँ पर ग्रेविटी पावर उसके आगे काम नहीं करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष। यानी ये धरती हुई और ये आकाश हुआ, इसके बीच का जो एरिया हुआ वो अंतरिक्ष कहलाया। ठीक है। अगला है जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शक। यहाँ पर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। टर्म क्या है? जिसके पार, यानी कोई ऐसी वस्तु होगी। अपारदर्शक यानी जिसके, यानी वस्तु की बात कर रहा है, तो क्या होगा? अपारदर्शक। अपारदर्शक, जिसके पार नहीं देखा जा सकता। यहाँ जैसे पारदर्शक, जिसके पार देखा जा सके, वो कैसी वस्तु होगी? पारदर्शक। ठीक है। और जिसके पार नहीं देखा जा सके वो कैसी होगी? अपारदर्शक। अगला शब्द है जिस पर आक्रमण न किया गया हो। क्या है शब्द उसके लिए? अनाक्रांत। उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? अनाक्रांत। लेकिन इस अनाक्रांत हम कैसे समझेंगे? अन भाई नकारात्मक लगभग अर्थ देता है, प्लस जोड़ क्रांत, यानी जिस पर आक्रमण किया गया हो क्रांत होगा। ठीक है। लेकिन जिस पर आक्रमण न किया गया हो वो क्या होगा? अनाक्रांत होगा। और एक और शब्द मैं आपको इसके साथ साथ में यहीं पे बता दूं जो आपको याद रहेगा। जो आक्रमण करने वाला होगा वो आक्रांता कहलाता है। क्या? आक्रांता। आक्रमण करने वाला या आक्रमणकारी आक्रांता कहलाता है। उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आक्रांता। अगला शब्द जो सदा से चला आ रहा है, वो क्या, उसके लिए क्या बोलेंगे?
अनवरत, अनवरत, अनवरत जो सदा से चला आ रहा है तो उसको अनवरत यानी कंटिन्यू बोलेंगे। ठीक है। अगला शब्द है जिसके बिना कार्य न चल सके। जिसके बिना कार्य न चल सके वो क्या है? अपरिहार्य। परिहार्य क्या होता है? परिहार्य जिसको त्यागा जा सके, जिसको जिसके और भी विकल्प हों। ठीक है, तो वो क्या होगा? परिहार्य। लेकिन जिसके बिना कार्य न चल सके वो क्या हो जाएगा? अपरिहार्य। यहाँ पर एक शब्द और आपको मैं बताऊंगा कि जिसे त्यागा जा सके उसको त्याज्य बोलेंगे, लेकिन जिसको त्यागा न जा सके, ठीक है, वहाँ पर उसके लिए क्या टर्म यूज़ करेंगे? त्याज्य। अगला टर्म है जो आगे की न सोचता हो। अभी हम लोग इसको ऊपर कर भी चुके हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अदूरदर्शी, यानी जो दूरदर्शी नहीं है, आगे की नहीं सोचता है। अब इसको कैसे करेंगे? जोड़ दूर जोड़ दर्शी। इसमें 3 टर्म हो गए। दर्शी मतलब देखने वाला, ठीक है। दूर मतलब आगे की तरफ, दूर मतलब आगे की तरफ, मतलब न देखने वाला। जो आगे की न सोचता हो या आगे की तरफ जो दृष्टि न हो, यानी जो जिसके विज़न जो है लॉन्ग विज़न नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अदूरदर्शी। नेक्स्ट वर्ड इज़ जो आँखों के सामने न हो उसको क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष या परोक्ष। यहाँ पर ये दोनों शब्द इसलिए मैंने दे दिए क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत से नए स्टूडेंट्स जो क्या करते हैं, शब्दों को रट लेते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। तो क्या करेंगे? उन्होंने इसके लिए रट लिया अप्रत्यक्ष, लेकिन एग्ज़ामिनेशन हॉल में आ गया अपरोक्ष, तब वो इस बात को लेकर के कंफ्यूज होंगे कि सर ने तो अप्रत्यक्ष बताया था या मैंने वहाँ पर अप्रत्यक्ष पढ़ा था, ये तो परोक्ष है, क्वेश्चन गलत हो गया। तो इस वजह से दोनों शब्द यहाँ पर शामिल हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अप्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों एक ही अर्थ को द्योतित करते हैं। देखिए अगले वर्ड्स कौन से हैं अपने लिए। अगला वर्ड है दोस्तों गुरु के पास पढ़ने वाला। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला क्या हो गया? अंतेवासी। इसको कैसे करेंगे? अंतः जोड़ वासी, अंतः जोड़ वासी, यानी अंतेवासी हो गया। अब अंतः मतलब जैसे मान लो आप लोग जान ही रहे होंगे, गुरुकुल व्यवस्था थी, तो गुरु के आश्रम में विद्यार्थी जाता था और वहीं पर रहता था और वहीं पर शिक्षा ग्रहण करता था। तो ऐसे विद्यार्थी को क्या बोलते थे? अंतेवासी। यानी इस कैंपस, अंत्य मतलब आप इसको आधुनिक शब्दों में समझने की करिए कि जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? बच्चे जाते हैं, इस वैसी में स्कूल है, बगल में ही हॉस्टल है, उस कैंपस में हॉस्टल है, उसमें बच्चे रहते हैं और वहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? अंतेवासी या अंतेवासी। अगला शब्द है जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं। अधो हस्ताक्षर कर्ता। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर टर्म इसको तोड़ने की कोशिश करें आप लोग। पहला टर्म क्या है? अधो। ठीक है, अगला टर्म क्या है? हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। अगला टर्म क्या है? कर्ता। अगला टर्म है कर्ता। तो अधो मतलब क्या संबंध हुआ? अधो मतलब नीचे, नीचे की ओर जो होता है उसको क्या कहेंगे? अधो। ठीक है, और हस्ताक्षर तो रूट टर्म हो गया। रूट टर्म क्या है यहाँ पर? हस्ताक्षर, और कर्ता करने वाला, यानी जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं उसको क्या कहेंगे? अधो हस्ताक्षर कर्ता। या कभी कभी इसके लिए टर्म यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा? अधो हस्ताक्षरी। अगर दोनों टर्म यूज़ आते हैं आपके एग्जामिनेशन में तो उस कंडीशन में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अधो हस्ताक्षर कर्ता या अधो हस्ताक्षरी दोनों सेम सेंस हैं। जब आप लोग, खासकर जो लोग आरओ का मेंस देंगे जब, या यूपी पीसीएस का जो हिंदी वाला सेक्शन आप लोग देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो उसमें चूँकि ये जो प्रशासनिक शब्दावली है उसके अंतर्गत ये आता है कि अधो हस्ताक्षरी को ये सूचित करने का निर्देश हुआ है, यानी जिसके नीचे हस्ताक्षर हैं उसको यह
सूचित करने का या उसको यह कहने का आदेश हुआ है, निर्देश हुआ है। तो अधोहस्ताक्षरी समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। अगला टर्म है किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया। इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अनु जोड़ मोदन, अनु जोड़ मोदन, अनु जोड़ मोदन। तो अनु मतलब क्या होता है? अनु मतलब साथ साथ या पीछे पीछे, यानी कोई प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, उसका समर्थन अगले लोगों ने किया तो उसको क्या कहेंगे? अनुमोदन या अनुसमर्थन। दूसरा टर्म अगर अनुसमर्थन देता है तो अनुसमर्थन विल बी मोर अप्रोप्रिएट देन अनुमोदन। ओके, अगर अनुमोदन देता है तो भी आप रखेंगे, लेकिन अनुसमर्थन कहेगा तब भी आप कहेंगे उसको, वो अनुसमर्थन ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म होगा। ठीक है, आप उसको, मैंने उसको यहाँ पर लिखा नहीं है, आप लोगों को बता रहा हूँ, उसको आप लोग याद रखेंगे। अगला शब्द है अविवाहित महिला। मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अगले वीडियो में ऐसे जो महिला से संबंधित कुछ एक शब्द होते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासकर वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तो उनको मैं शामिल करूंगा। तो इसमें मैंने शामिल किया है, 2-3 शब्द मिले हैं, उनको शामिल किया है। तो कौन कौन से हैं? एक तो पहला है अविवाहित महिला। अविवाहित महिला अनूढ़ा। और अगला शब्द क्या है? वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, यानी जो जिसका विवाह ही नहीं हुआ उसके लिए क्या टर्म आएगा? अनूढ़ा। और लेकिन जिसका विवाह हो चुका है लेकिन उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है तो उसको क्या बोलेंगे? अद्यूढ़ा। और दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री क्या कही जाएगी? अन्योढ़ा। अब ये तो आप समझ गए होंगे, शब्दों को तो बुक में भी लिखा होगा, आपने पढ़ लिया। और लेकिन क्या होगा, रट लेने, जो रट लेंगे तो रट लेंगे, और रटने वालों में भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा, लेकिन जो नहीं रट पाएंगे वो गलत करके आएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बहुत माइनर डिफरेंस क्या हैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पहला शब्द है अनूढ़ा, अविवाहित स्त्री। तो अनूढ़ा मतलब अन मतलब किस सेंस में होता है? नकारात्मक। अन मतलब नकारात्मक सेंस में, तो यानी जिसका विवाह ही नहीं हुआ है उसके लिए क्या होगा? अनूढ़ा। अन मतलब नकारात्मक सेंस में, अब जिसका विवाह नहीं हुआ यानी अविवाहित, तो उसके लिए क्या हुआ? वो नकारात्मक हुआ, यानी विवाह ही उसका नहीं हुआ, तो वो हो गई क्या? अनूढ़ा। अगला शब्द, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, तो उसके लिए अधिऊढ़ा। अधि जोड़ ऊढ़ा, तो अधिऊढ़ा हो गया। लेकिन दूसरे की विवाहित स्त्री, दूसरे की मतलब दूसरे के लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं? अन्य। दूसरे के लिए क्या होता है? अन्य। तो उसके साथ में अन्योढ़ा, अन्य के साथ ऊढ़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अन्योढ़ा। यानी अन्य के साथ होगा तो दूसरे की विवाहित स्त्री, और वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो तो अधिऊढ़ा, अधि उसके साथ लग जाएगा। और जिस महिला का विवाह ही नहीं हुआ हो उसके लिए अनूढ़ा। आपको मैंने तीनों शब्द कंपेयर कर करके यहाँ पर बता दिए हैं। अब मुझे नहीं लग रहा है आप लोगों के ये शब्द गलत होंगे। अगर आप लोगों को अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। अगला शब्द है एक भाषा के विचारों को दूसरी भाषा में व्यक्त करना। सिंपल सा शब्द है, सभी लोग जान रहे होंगे, अनुवाद, ट्रांसलेशन। अगला है किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला, अनुयायी। अनु मतलब अभी हम लोगों ने अनु का सेंस क्या लिया? पीछे पीछे या साथ साथ चलने वाला। तो यहाँ पर भी अनु का संदर्भ क्या हुआ? यहाँ पर अनु मतलब समर्थन करने वाला या साथ चलने वाला। ठीक है, अनुयायी। ओके। अगला शब्द है पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या होता है? आदित्यका और उपत्यका। एक टर्म है उपत्यका, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में उपत्यका क्या है। आदित्यका तो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि हो गई। पहाड़ के नीचे की भूमि क्या कही जाएगी? पहाड़ के ऊपर की जो है चोटी क्या कही जाएगी? तो ऐसे शब्द जो है चूँकि पूछता है, इस वजह से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, नहीं तो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। तो देखते हैं आगे के शब्द क्या हैं। अगला शब्द है
जो जीता न जा सके यानी अजेय। जो जीता जा सके, जो जीता जा सके वो क्या होगा? जेय। जो जीता जा सके वो क्या होगा? जेय। लेकिन जो जीता न जा सके अभी ना आ गया, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे? अजेय, यानी अजेय। अजेय जो जीता न जा सके, उसको जीता नहीं जा सकता। ऐसे ही जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। ठीक है। अगला टर्म है जिसकी उपेक्षा उम्मीद हो, तो उसको क्या कहेंगे? जिसकी उपेक्षा या उम्मीद हो तो क्या कहा जाएगा? अपेक्षित। सॉरी, जिसकी अपेक्षा उम्मीद हो उसको क्या कहेंगे? अपेक्षित। अपेक्षा है तो उसको क्या कहेंगे? अपेक्षा। अगर जिसकी है तो वो क्या कहा जाएगा? अपेक्षित। और जिसकी अपेक्षा ना हो या जिसकी उम्मीद ना हो वो क्या होगा? अनपेक्षित। यहाँ पर देखो वही टर्म आ गया, अन। अन मतलब नकारात्मक अर्थ दे रहा है। ये कुछ रूट टर्म्स हैं, रूट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ना का क्या अर्थ होगा, छोटा अ का किस सेंस में अर्थ लिया जाएगा, बड़ा आ का किस सेंस में लिया जाएगा, अन का क्या होगा अर्थ, अनु का क्या होगा। ये जो उपसर्ग हैं, इन उपसर्गों के अर्थों को आप पहले पढ़ लें। अगर आप वाक्यांशों के लिए एक शब्द कर रहे हैं तो रूट टर्म या रूट, मैं आपको या की पॉइंट या की कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप वाक्यांशों के लिए जो एक शब्द हैं उनको पढ़ लें। जब उनको पढ़ लेंगे तो सॉरी, जो उपसर्ग हैं, चाहे हिंदी के हों, संस्कृत के हैं, कुछ एक उपसर्ग हैं, आप उनके रूट टर्म्स जो है उनको पढ़ लें। ठीक है। तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि ये किस अर्थ को द्योतित करता है या प्रतिबिंबित करता है। अगला टर्म क्या है? जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन। किंचित मात्र कुछ न हो, किंचित मात्र यानी मतलब कुछ भी न हो, जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन, और जिसके पास सब कुछ हो वो क्या होगा? किंचन। अगला शब्द है अभिनय करने वाला पुरुष। सभी जान रहे होंगे अभिनेता, और अगर अभिनय करने वाली स्त्री पूछा जाए तो क्या होगा? अभिनेत्री। अभिनेत्री, अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री। धरती और आकाश के बीच का, ये देखो दोबारा शामिल हो गया है, थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात को। तो धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष हो गया, जान ही रहे हैं। और जिसके पार न देखा जा सके, अपारदर्शक कर चुके हम लोग। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। और जो पूरा या भरा हुआ न हो उसको क्या कहेंगे? अपूर्ण। यानी जो पूरा या भरा हुआ नहीं है वो अपूर्ण होगा, और जो भरा है, पहले इसको हम क्या कर लेंगे? जो भरा है वो पूर्ण हो गया, भरा है वो क्या होगा? पूर्ण। लेकिन उसके साथ जो अ लगा देंगे तो क्या होगा? जो पूरा भरा हुआ न हो तो वो अपूर्ण हो गया। ओके। तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, और आज का ये वीडियो अब यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ लग रहा है कि अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप अपना नोटिफिकेशन के लिए जो है आप बेल आइकन दबा लें, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे आपको मिलते रहेंगे। और इस साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, जिससे मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, मन मेरा लगेगा वीडियो बनाने में, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियो अवेलेबल करा सकूँगा। तो और रही बात, अब आप लोग देख ही रहे होंगे यूपीपीसीएस की जो 13 जून को परीक्षा होने वाली थी, कल उसकी नोटिस आ ही गई है। एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया है, और अभी ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन ये संभावना है कि वो एग्ज़ाम 12 सितंबर को होगा। तो इस वजह से आप लोग जो है अब टारगेट अपना चेंज करें। अब 13 अप्रैल का जगह बजाय 1 अगस्त को टारगेट करें, और 1 अगस्त को ध्यान में रख करके आरओ पर फोकस कर लें। अब एग्ज़ाम आरओ वाला पहले होने की उम्मीद है, जिस हिसाब से सिचुएशंस हैं कोरोना की वजह से। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, और जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी अगर आप लोगों को हिंदी में से रिलेटेड, या जो भी टॉपिक अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, आप जो है कमेंट बॉक्स में करें। और साथ ही साथ मेरा फेसबुक पर भी परीक्षा गुरु के नाम से पेज है, और टेलीग्राम चैनल भी है परीक्षा गुरु के नाम से, तो उस पर भी आप लोग जुड़ करके अपना जो
प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। और मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर इसका PDF भी अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। तो आप, जिससे आपको एग्ज़ाम के समय में लास्ट टाइम में रिवीजन में बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों ठीक है, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।